गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये जो अपनी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, इवनिंग 7 बजे लेक्चर आता है अपना। लास्ट हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 14। देखो, चैप्टर 14 में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन ही मेंस के बनते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, और इन दोनों की पनिशमेंट क्या है विद एग्जांपल, इलस्ट्रेशन, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो अपनी बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट बीएनएस की एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन कर लो। ओनली मेंबरशिप के लिए है, ओनली मेंबर्स के लिए है, जो कि 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप बीएनएस के 1000+ एमसीक्यूज ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 डील करता है मिथ्या साक्ष्य के बारे में और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मतलब कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग फॉल्स एविडेंस देते हो, एविडेंस जो फॉल्स है उनको आप क्रिएट करते हो, उनको बनाते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो आपको बीएनएस में पनिशमेंट मिलेगी। देखो, सेक्शन 227 हमें कहता है मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या का मतलब झूठे साक्ष्य देना। अब अगर आप कोर्ट के सामने झूठे एविडेंस दे रहे हो तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 227 का आपने अपराध किया है। इससे पहले हमने एक सेक्शन पढ़ा था मिथ्या इत्तेला देना। वहां पर आप क्या कर रहे हो? सिर्फ झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो? झूठे एविडेंस दे रहे हो। तो दोनों सेक्शंस को ध्यान में रखना। कहता है जो कोई, अंडरलाइन करो, शपथ द्वारा, मतलब अब आप कोर्ट के सामने जब आपसे ओथ दिलवाई जाती है, शपथ ली जाती है, उस दौरान आप क्या कर रहे हो? झूठे एविडेंस दे रहे हो। शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, मतलब लॉ ने आपको क्लियर कह रखा है कि आपके द्वारा अगर आपको कोई सही बात पता है तो वो आकर हमें बताओ। तो या तो आप शपथ के दौरान झूठ बोल रहे हो या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए आपको लॉ ने बाउंड कर रखा है कि आपको सही बात ही बतानी है, सच बात बतानी है, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए आपको कहा गया है कि किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर आपको घोषणा करने के लिए आबद्ध किया गया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट करेगा जो मिथ्या है, ऐसी कोई बात कहेगा जो झूठी है, और या तो जिसके झूठे होने का उसे ज्ञान है, या तो आपको नॉलेज है कि जो आप कह रहे हो वो झूठ है, या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है कि वो सच नहीं है, आप जो बात बोल रहे हो वो आपको पता है कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो झूठी है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, ऐसा कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शपथ के टाइम, विधि के अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा, जब आपको कोई बात सत्य कहने के लिए आबद्ध किया गया है या किसी सब्जेक्ट पर घोषणा करने के लिए आपको आबद्ध किया गया है, उस टाइम अगर आप स्टेटमेंट देते हो, कथन करते हो, जो कि आप जानते हो वह मिथ्या है, जिसकी नॉलेज आपको पता है कि वह झूठी है, जिसका विश्वास आपको है कि जो मैं बोल रहा हूं वो झूठ बोल रहा हूं, तो आपने क्या किया है? फॉल्स एविडेंस दिए हैं, मतलब झूठे साक्ष्य आपने दिए हैं। कि whoever being legally bound by an oath और by an express provision of law, मतलब लॉ ने आपको क्लियर तरीके से कह दिया कि आप ये बात, सत्य बात कहने के लिए आबद्ध हो, टू स्टेट द ट्रुथ और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, किसी विषय पर घोषणा करने के लिए आप आबद्ध हो, मेक्स एनी स्टेटमेंट which he is false, ऐसे स्टेटमेंट करते हो जो झूठे हैं, and which he either knows or believes to be false, और आपको ज्ञान है, आपको विश्वास है कि वह झूठे हैं, और does not believe to be true, आपको पता है कि वो सत्य नहीं है, is said to give false evidence।
तब अगर आप कोई बात करते हो तो वो आपके द्वारा क्या माना जाएगा कि आपने झूठे साक्ष्य दिए हैं। तो मिथ्या साक्ष्य देना क्या होता है, कब आप मिथ्या साक्ष्य देते हो, ये चीज हमें 227 बताता है। अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आते हैं। चाहे आप झूठे एविडेंस बोल के दो, लिख कर दो, संकेतों द्वारा दो, कैसे भी दो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ, तो वह इसी सेक्शन में आते हैं। चाहे ओरल दो, चाहे रिटन दो, चाहे किसी भी अदरवाइज तरीके से दो, वो क्या माने जाएंगे, फॉल्स एविडेंस, गिविंग फॉल्स एविडेंस माने जाएंगे। अ स्टेटमेंट is within the meaning of this section whether it is made verbally or otherwise, चाहे आप verbally दो चाहे otherwise किसी भी तरीके से दो, हमें तरीका मैटर नहीं करता, हमें ये मैटर करता है कि आपने झूठे एविडेंस दिए, चाहे वो किसी भी तरीके से दिए हैं, तो आपने इस सेक्शन में अपराध किया है। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है, ध्यान से देखना, अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति, मतलब कि जो पर्सन किसी बात को अटेस्टेड करता है, जैसे नोटेरी होता है, नोटेरी किसी भी स्टाम्प को क्या करता है, अटेस्टेड करता है, मतलब वो बात उसकी नॉलेज में सही है। अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। अब जो नोटेरी है, जो डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड कर रहा है, मतलब अगर उसने अटेस्टेड कर लिए तो अगर वो झूठे निकलते हैं तो इसका मतलब वो पर्सन भी जानता था कि ये डॉक्यूमेंट्स झूठे हैं। और कोई व्यक्ति ये कहने से कि उसे इस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है। अब मैं ये कह रही हूं कि यस ये लॉ एग्जिस्टेंस में है, लेकिन एक्चुअल में तो ये लॉ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ, गिविंग फॉल्स एविडेंस कर रही हूँ। तथा ये कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, जिस बारे में आपको जो चीज पता ही नहीं है लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि यस मैं इस बारे में जानता हूं, तो आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो, आपने क्या किया है, फॉल्स एविडेंस दिए हैं। अ फॉल्स स्टेटमेंट as to the belief of the persons attesting in within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as stating that he knows a thing which he does not know, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है उसके बारे में अगर आप बात करते हो तब आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब इलस्ट्रेशन से समझो, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें इलस्ट्रेशन से ज्यादा क्लियर होती है, अदरवाइज मैं आपको सेक्शन के साथ साथ चीजें बताती हूँ। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है, देखो ए सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है। हम उस पर्सन को कोर्ट में लेके आए, वो ओथ ले रहा है, ओथ लेते टाइम उसको क्या है, ये चीज होनी चाहिए कि यस अब जो बोलेगा वो सही बोलेगा। जैसे हमें दिखाते थे, टीवीज में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं कि जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है, लाइक हिंदू है तो उसे गीता पे हाथ रखवाते हैं, मुस्लिम है तो वो कुरान पे हाथ रखवाते हैं, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अब कोई पर्सन गीता पे हाथ रख के ये उससे ये डीम्ड किया जाता है कि अब गीता पे हाथ रख के शपथ लेते जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो झूठ बोलता है तो वो फॉल्स एविडेंस देता है। जैसे सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर, मतलब ये पर्टिकुलर जो सिग्नेचर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह जेड का है, शपथ ले रहे कि यस मैं उसके सिग्नेचर जानता हूं, ये उसी की हैंडराइटिंग है, जबकि वह उसके जेड के हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता। मैं कह रही हूं कि ये सिग्नेचर जो है एक्स पर्सन के, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि एक्स पर्सन के सिग्नेचर क्या है, होने का विश्वास नहीं करता। यहाँ ए यह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। मतलब जिसके बारे में आपको पता है कि आप झूठी बात कह रहे हो, उसके बारे में अगर आप कोर्ट के सामने शपथ लेते हुए कोई ऐसी बात करते हो, बताते हो, तो वो क्या मानी जाएगी, मिथ्या साक्ष्य मानी जाएगी। अब ये हस्ताक्षर इसके है या नहीं, आप ये बताते हो कि यस ये इसी के हस्ताक्षर है, जबकि एक्चुअल रियलिटी वास्तविकता में तो आपको पता ही नहीं है कि ये इसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, सिग्नेचर है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके फेवर में कोई बात बोलते हो तो आपने मिथ्या साक्ष्य दिया है।
अब देखो उसके बाद जैसे सेकंड थर्ड इलस्ट्रेशन कहते हैं जेड के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को ये जानते हुए ए यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका ये विश्वास है कि वह जेड का हस्ताक्षर है। ए उसके ऐसा करने का विश्वास सद्भावना पूर्वक करता है। मैं आपको बार बार एक चीज बताती हूँ, जब भी किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी ऑफेंस में सद्भाव पूर्वक वर्ड जुड़ जाए तो वहां पर आपने अपराध नहीं किया है। जैसे मैं जानती हूं कि एक्स पर्सन की ये हैंडराइटिंग है, क्योंकि ये जब डेली क्लास चलती है तो अपने नोट्स बना के भेजता है, तो मैं इसके नोट्स रेगुलर देखती हूँ, मुझे ये पता है कि ये हैंडराइटिंग इस एक्स पर्सन की है। यहाँ पर मैं गुड फेथ में मतलब सद्भावना पूर्वक अच्छे मन से ये विश्वास कर रही हूँ कि यस ये हैंडराइटिंग उसी की है, लेकिन एक्चुअल में तो ये हैंडराइटिंग एक्स की नहीं निकलती बल्कि ये हैंडराइटिंग वाई की निकलती है। तो यहाँ पर मैंने जो काम किया है कैसे किया है, अच्छे मन से किया है, सद्भावना पूर्वक किया है, तो मुझे यहाँ पर फॉल्स एविडेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। तो जब भी कोई एग्जाम में प्रॉब्लम आती है एक चीज हमेशा याद रखना, सद्भावना पूर्वक वर्ड जुड़ा है या नहीं जुड़ा, गुड फेथ वर्ड जुड़ा है या नहीं जुड़ा। अगर सद्भावना पूर्वक या गुड फेथ वर्ड जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि उस पर्सन ने अपराध नहीं किया। अब देखो यहाँ पर जेड का हस्तलेख है ए, उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावना पूर्वक करता है, ए को गुड फेथ में काम कर रहा है। यहाँ ए का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, इसलिए यद्यपि वह जेड का हस्ताक्षर या हस्तलेख न भी हो तो भी ए ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है। भले ये हैंडराइटिंग एक्स की ना हो, लेकिन मैंने काम कैसे किया है, गुड फेथ में किया है, तो मुझे यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो पहले वाले में गुड फेथ वर्ड नहीं था इसलिए पनिशमेंट मिली, दूसरे वाले में गुड फेथ वर्ड है तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। देन उसके बाद बात करते हैं 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। देखो गढ़ना फैब्रिकेट करना इसका मतलब होता है बनाना। पहले वाले में आप क्या कर रहे थे, झूठे एविडेंस दे रहे थे, इस वाले में आप क्या कर रहे हो, झूठे एविडेंस बना रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो, तो वो होता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको नंबरिंग से बताऊंगी। जो कोई नंबर 1 इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, नंबर 2 या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है। पहला किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना, दूसरा मिथ्या प्रविष्टि करना, नंबर 3 या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रचता है कि ऐसी परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या किसी ऐसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष या उसके नाते या माध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर परिस्थिति, मिथ्या प्रविष्टि, मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी तात्विक बात के संबंध में गलत राय बनाए, यह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने आपको बताया मिथ्या साक्ष्य गढ़ना मतलब झूठे साक्ष्य बनाना। अब झूठे साक्ष्य बना रहे हो, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसा कोई टाइम जो कि अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसकी वजह से वो टाइम अस्तित्व में आ गया, तो आपने क्या किया है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस किया है। दूसरा, ऐसी फॉल्स एंट्री करते हो, मिथ्या प्रविष्टि करते हो, इसका मतलब होता है एंट्री करना, जिसकी वजह से कोई केस, जो कोर्ट, कोई जज क्या करता है, अपनी गलत राय बना लेता है, तब आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। तीसरा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बारे में आपको पता है कि वो गलत है, आप ऐसा गलत डॉक्यूमेंट रच रहे हो, बना रहे हो, तब आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। क्या किया है, फैब्रिकेट किया है फॉल्स एविडेंस को। तो क्या कहा, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि ये गलत है, ये झूठा है, और इस डॉक्यूमेंट को बनाकर आप क्या कर रहे हो, कोर्ट में पेश कर रहे हो, जुडिशियल प्रोसीडिंग में पेश कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, इस ऑब्जेक्शन के आधार पर, इस विवाद बिंदु के आधार पर पूरा केस टिका हुआ है, झूठा डॉक्यूमेंट बनाया,
कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने क्या कर दिया, जजमेंट दे दिया। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। इंग्लिश में whoever causes any circumstances to exist or makes any false entry, झूठे एंट्री करते हो in any book और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट, क्या कर रहे हो, बना रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट intending that such circumstances, false entry और false statement may appear in evidence, क्योंकि आपको पता है कि ये जो झूठे डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो वो कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में यूज होगा इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही में, और इन अ प्रोसीडिंग टेकन बाय लॉ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट, या तो कोर्ट के सामने वो कार्यवाही चलेगी या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, एज सच और बिफोर एन आर्बिट्रेशन, और किसी मध्यस्थ के सामने भी चल सकती है। That such circumstances, ऐसी परिस्थिति, false entry, झूठी एंट्री, false statement, झूठी बात, so appearing evidence may cause any person who is such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to be fabricate false evidence। तो क्या कहा, परिस्थिति को अस्तित्व में लाना, झूठी एंट्री करना, झूठे डॉक्यूमेंट बनाना, क्या होता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस होता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होता है। तो तीनों जो मैंने आपको नंबरिंग बताए हैं, तीनों ही मिथ्या साक्ष्य गढ़ने में तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। चाहे आप झूठी एंट्री भी कर रहे हो तो भी वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होता है। जैसे अब देखो, एक बक्से में जो जेड का है, इस इंटेंशन से आभूषण ज्वेलरी रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति से जेड के चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ए का एक बॉक्स है जिसके बारे में वो क्या कर देता है, ज्वेलरी रख देता है, जिसके बारे में उसे पता है कि ये बॉक्स यहाँ पे देखा जाएगा, पुलिस इसकी तलाशी लेगी, तो ये ज्वेलरी वो ढूंढ रही है और यहाँ से इसको तलाशी में मिल जाएगी, तो जिसका ये बॉक्स है उसे चोरी के लिए पनिश किया जाएगा। यहाँ पर इसने बॉक्स में ज्वेलरी रखी है, इसका मतलब क्या किया है, ऐसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाया है जिस परिस्थिति को कोर्ट में क्या करनी है, ओपिनियन बनानी है, अपनी राय बनानी है, जिसके बेस पे उसे जजमेंट देना है, तो ऐसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाना क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होता है। नेक्स्ट, ए अपनी दुकान की बही अकाउंट्स में एक मिथ्या एंट्री इस इंटेंशन से करता है कि वह न्यायालय में समपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए, ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। किसी ऐसे अकाउंट में, किसी ऐसी बही में आप झूठी एंट्री कर रहे हो जिसके बारे में आपको पता है कि इस बही को या इस अकाउंट लेखे को कोर्ट में यूज किया जाएगा, हेल्प ली जाएगी इस अकाउंट से, तो आपने क्या किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस का ऑफेंस आपने किया है। अब देखो 227 और 228 इन दोनों की पनिशमेंट दी गई है 229 में, तो 227 के साथ फटाफट जाके लिख दो दंड 229 और 228 के साथ फटाफट लिख दो दंड 229 और 229 के साथ आप कोरिलेट करके लिख दो 227 और 228, क्योंकि आपको याद रहे, मान लो जब आप एक सेक्शन ही पढ़ रहे हो तब आपको एक के साथ आपके बाकी पनिशमेंट और बाकी सेक्शंस आपके कवर हो जाए। अब मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड, अब मिथ्या साक्ष्य देते हो, मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो, बनाते हो, तब आपको पनिशमेंट किस में मिलेगी, 229 में मिलेगी। जो कोई जानबूझकर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग के किसी प्रक्रम मतलब किसी भी स्टेज में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। आप डॉक्यूमेंट इस इंटेंशन से बना रहे हो ताकि उसको किसी कार्यवाही में उपयोग में लाया जाए, तो वे दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी। अब 227 और 228 की पनिशमेंट कितनी है, 7 ईयर की पनिशमेंट, चाहे आप झूठे एविडेंस दो चाहे झूठे एविडेंस बनाओ, आपको 7 साल की पनिशमेंट।
7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए विदाई होगा। तो आप चाहे मिथ्या साक्ष्य दो चाहे बनाओ, आपको 7 ईयर की पनिशमेंट, साथ ही साथ आपको 10,000 तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। 10,000 तक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। Whoever intentionally gives false evidence, false evidence हमने किस में पढ़ा? 227 में पढ़ा। In any stage of a judicial proceeding और फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस हमने 228 में पढ़ा। फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग यूज्ड इन एनी स्टेज ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी पनिश्ड, कितना पनिश किया जाओगे? 7 ईयर तक। एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन कितना हो सकता है? 10,000 रुपीज तक हो सकता है। तो 7 साल का कारावास प्लस आपको 10,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो 227 में हमने पढ़ा मिथ्या साक्ष्य देना। 227 हमें क्या कहता है? मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे एविडेंस देना। और हमने पढ़ा 228 में झूठे एविडेंस बनाना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब इन दोनों की पनिशमेंट हमें दी गई है 229 में। कितनी दे रखी है? 7 साल की पनिशमेंट दे रखी है एंड हमको 10,000 रुपीज तक जुर्माना देना होगा। अब मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, 3 चीजें मैंने आपको बताई, परिस्थिति को अस्तित्व में लाना, झूठी एंट्री करना, झूठे स्टेटमेंट करना या झूठे डॉक्यूमेंट रचना। क्या होता है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना होता है। और मिथ्या साक्ष्य देना, इसका मतलब किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी भी प्रकरण में आप सत्य बात करने के लिए आबद्ध हो, लेकिन आप सत्य बात नहीं करते, आप गलत बात बताते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज है, विश्वास है कि वो बात गलत है, और फिर भी किसी शपथ में या किसी लॉ के प्रोविजन के दौरान आप उस झूठी बात को करते हो, तो वह मिथ्या साक्ष्य देना होता है। तो 227, 228 और 229 तीनों को मिला के हमारा एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लस प्री के क्वेश्चंस भी बनते हैं। इंटरव्यू में भी हमसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो हमें बताया है कि इसका सबसेक्शन 2, 229 का सबसेक्शन 1 तो हमें 227, 228 के बारे में बताता है कि ऐसे किसी झूठे एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग में देते हो या झूठे एविडेंस जो बना रहे हो जिनका जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायिक कार्यवाही में, मतलब कोर्ट के अंदर उनको यूज किया जा सके, तब आपको सबसेक्शन 1 में 7 साल की पनिशमेंट, सॉरी, अब देखो सबसेक्शन 2, जो कोई सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट से भिन्न किसी अन्य मामले में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। अब आपको कैसे याद रखना है? अगर आपने जो झूठे एविडेंस दिए, आपने झूठे एविडेंस बनाए, अगर उनको आप कोर्ट में झूठे एविडेंस दे रहे हो, उन डॉक्यूमेंट्स को, फेक डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, तो सबसेक्शन 1 की पनिशमेंट। अब कोर्ट के अलावा कहीं भी झूठे एविडेंस देते हो, फैब्रिकेट करते हो, तो वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और 5,000 रुपए जुर्माने तक होगा, दायी होगा। तो सबसेक्शन या कोर्ट की प्रोसीडिंग के अदर देन कहीं भी झूठे एविडेंस देना बनाना, तो 3 साल की पनिशमेंट एंड 5,000 जुर्माना आपको देना पड़ेगा। Whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any case other than that referred in subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees। तो 3 साल का कारावास और 5,000 रुपए तक जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है। अगर आर्मी कोर्ट के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वहां पर झूठे एविडेंस देते हो, तो वो भी क्या मानी जाएगी? एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी भी न्यायालय के सामने
न भी हो। तो पहला सेना न्यायालय क्या है? सेना न्यायालय के समक्ष ट्रायल जुडिशियल प्रोसीडिंग है। दूसरा कहता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन भी एक न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। प्री का क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण जो पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं है? तब आपको बताना है कि वह इन्वेस्टिगेशन भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही पार्ट मानी जाएगी। अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल is a judicial proceeding and an investigation directed by law preliminary to a proceeding before a court is a stage of a judicial proceeding though that investigation may not take place before a court। चाहे वह किसी भी कोर्ट के सामने हो, क्या मानी जाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लो। जेड, यह अभिनिश्चय करने के पर्पस से कि क्या जेड को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में ए शपथ पर कथन करता है कि जिसका वह मिथ्या होना जानता है। जहां जांच न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, इसलिए ए ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। देखो इन्वेस्टिगेशन, इस इलस्ट्रेशन से ये चीज प्रूफ होती है कि इन्वेस्टिगेशन भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है और इंक्वायरी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी भी क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन 3 कहता है न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी भी न्यायालय के सामने न भी हो। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, दो चीजें, कि क्या इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्या इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अगर है तो कहां पर ये चीजें हमें बताई गई है। तो ये आज हमने सेक्शन 227, 228 और 229 पढ़े, जो कि हमारे लिए प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बीएनएस की जो सीरीज चल रही है, ये सेक्शंस आपको क्लियर हो रहे हैं। इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो और कंप्लीट नोट्स भी आप इन वीडियोस के माध्यम से बना सकते हो। और बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज जो ओनली मेंबर्स के लिए है, ज्वाइन नहीं किए फटाफट ज्वाइन कर लो। और उसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट लाइक बीएनएसएस की, सीपीसी की, या फिर कॉन्ट्रैक्ट, टीपी, कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो लाइक और कमेंट्स किए बिना नहीं जाना, तो फटाफट लाइक और कमेंट्स करो। बाकी अदरवाइज आज के लिए हैव अ नाइस डे।